नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं आरएसएन सिंह सर जो हमको बताएँगे ट्रम्प के बैटल जो है यूरोप के साथ। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक बड़ी वॉर टाइप सिचुएशन बन रही है जहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर यूरोपियन सोच रहे हैं कि साहब अगर ट्रम्प अटैक करे तो हम क्या करेंगे? इन्होंने एक एक्चुअली मीटिंग करी है इसके ऊपर टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट। कनाडा की तरफ से भी बोला जा रहा है कि अगर कोई ट्रम्प हमारे पे मिलिट्री अटैक करे तो क्या करें? और ये कोई रूमर नहीं है, ये ग्लोबल मेल में उनके न्यूज़पेपर में छपा है। एंड ट्रम्प की तरफ से बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं कि भाई ग्रीनलैंड हमको नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ये पूरा गेम क्या है? किस तरह आगे जाएगा? क्या है? व्हाट इज़ द रियलिटी? लेट्स टॉक। सर जी, प्रणाम, नमस्कार। आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और मैं आपको जो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है वो देने की कोशिश करूंगा इसमें। ऑल इज नॉट दैट व्हाट मीट्स द आई एक्चुअली। देखिए क्या है ये ग्रीनलैंड, आप तो नक्शे पे देखते ही हैं कि दुनिया का एक सबसे बड़ा आइलैंड है, और वो भी छोटा मोटा नहीं। 21.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 2000 सॉरी 27,000 माइल्स इसका कोस्ट लाइन है। इट इज मोर देन द circumference ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। सो दैट इज द काइंड ऑफ लैंड मास दैट यू आर लुकिंग एट। तो 2019 में जी 2019 में अपने पहले टर्म में ट्रंप ने वो खरीदने की बात करते थे। वो कहते थे कि हम खरीद लेंगे, और जो 56,000 वहां की पॉपुलेशन है उसको हम एडिक्वेटली कंपनसेट करेंगे। दे विल बी वेरी वेरी प्रॉस्परस अंडर अस। उसके बाद से क्या हुआ, जब ये सेकेंड टर्म में आए तो इन्होंने एनेक्स करने की बात कही, करना शुरू कर दी। और इनके कई, जैसे लुजीनिया के जो गवर्नर हैं वो भी इसकी बात कर रहे हैं। कई इनके कोर टीम के मेंबर्स हैं, वो भी उसका एनेक्सेशन की बात कर रहे हैं। और वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये ग्रीनलैंड जो है ये हमारे मतलब वाइटल सिक्योरिटी के लिए है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे लिए। आ, ये आइलैंड जो है ये GUI के गुइक, जो भी जैसे भी आप बोलना चाहें, उस गैप में है। और गुइक का मतलब है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके, यू, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है, फिर नॉर्थ अमेरिका के बाद बीच में ग्रीनलैंड आता है, देन यू हैव दिस आइसलैंड, एंड देन ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, मतलब वहां से इज यूके। जी। तो ये ये गैप स्ट्रेटेजिकली एक तरह का चोक पॉइंट है आर्कटिक रीजन का। और चूंकि रशिया फिलहाल अपने को आर्कटिक का प्रीडोमिनेंट पावर पोज करता है, इसलिए उनका कहना है कि यहां पर हमारे लिए खतरा है, और हमको यहाँ पे ग्रीनलैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है इस खतरे को टालने के लिए। हाँ, ये GIU के जो गैप है उसको मॉनिटरिंग के लिए, उसके सर्वेलेंस के लिए, उसके टू यूज इट एज अ डिफेंसिव लाइन, उसके लिए। तो है क्या कि ये 1951 में के ट्रीटी के अनुसार, US डेनमार्क डिफेंस ट्रीटी के मुताबिक, US को राइट देता है कि दे कैन कंस्ट्रक्ट, इंस्टॉल, मेंटेन, ऑपरेट मिलिट्री बेसिस इन ग्रीनलैंड। और जो करेंटली एक US मिलिट्री बेस वहां ऑपरेट करता है
पिटुफिक उसका नाम है, सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट, जहां पर उनका मेन बेस है। पहले काफी और बेसेस होते थे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे वर ऑल स्केल्ड बैक। अब दर्शक ये जानने को उत्सुक होंगे कि ट्रंप को ग्रीनलैंड को लेकर इतनी बेचैनी क्यों। कुछ कुछ तो होगी बात कि बार बार ये अपना इरादा दोहराता है। और चलो वो तो, यू मे से दैट he has got personality defects और behavioral abnormalities, बट उसके जो क्लोजेट्स हैं, उसके टीम के लोग हैं, जैसे मैंने कहा लुजीनिया का गवर्नर है, वो भी दोहराते हैं, कोई ट्वीट करता है। तो आखिर इतनी बेचैनी को और ये बार बार ये अपने इरादे को वाई रिएटरेट, क्यों दोहराना। और जब आप एक्चुअली रिएटरेट कर रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, तो कहीं आप नेटो को भी निशाना बना रहे हो, उस पर उसका भी दाव लगाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि भाई डेनमार्क नेटो का हिस्सा है और ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो क्या ऐसा तो नहीं है आदि कि ट्रंप को नेटो के ही लॉन्जिटिविटी पे अब कोई शक होने लगा है? क्या ट्रंप नेटो को एक बर्डन समझ रहा है या एक कोल्ड वॉर रेलिक मान रहा है? और क्या वो ऐसा समझ रहा है कि नाटो इज नॉट ओनली economic drag but a strategic drag on the United States of America because the geopolitics has changed, the ocean politics has changed, the center of gravity or the strategic focus has now shifted to the Arctic region. इसके लिए तो नहीं है वो। अब क्यों उसे ऐसा भी तो नहीं लगता कि क्या मान लो कि अगर हम ग्रीनलैंड को छोड़ दिया तो कोई और आ जाएगा, वो कभी भी पलटी मार सकता है। तो यही अपॉर्चुनिटी है। अब 2009 में उसको राइट मिला है ग्रीनलैंड को रेफरेंडम करवाने का, जिसके द्वारा वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकता है। तो वो भी एक बात है कि मान लो कल को इंडिपेंडेंट वो कर देता है, and then this whole international dynamics then changes. Then it becomes a neutral pair. Then the Chinese also, could come in. The Russians could also come in, and it could lead to many other complications. दूसरा है 1979 से तो इसको सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस का वो प्राप्त हो चुका है। और ऐसे भी आदि न्यूयॉर्क जो है वो इज closer to Greenland than Copenhagen. Yeah, sorry. Yeah, मतलब Washington. I should say Washington is closer to Greenland than Walker. अब देखिए कोपनहेगन से ग्रीनलैंड का फासला 3,500 किलोमीटर है और यूएसए से 2,900 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर क्लोजर। ठीक है। उसके बाद अब ये तो सोचने की बात है कि भाई दे फील दैट इज दिस टेरिटरी मोर इम्पोर्टेंट फॉर कोपेनहेगन और इज इट मोर इम्पोर्टेंट फॉर वॉशिंगटन। दूसरी बात ये भी एक हकीकत है कि वॉशिंगटन इज अ ग्लोबल प्लेयर। वो नाटो का बाप है, ठीक है ना। और कोपेनहेगन जो है या डेनमार्क जो है वो नाटो का एक तरह से एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा। इट इज अ कैंप फॉलोअर। तो ग्लोबल प्लेयर को जब आप उसको अपना नाटो उसका माई बाप मानते हो, तो फिर
उनका मानना है अमेरिकन का कि फिर माई बाप के पास ही रहने दो यार इसका कंट्रोल, क्योंकि अल्टीमेटली तो सुरक्षा मैं ही दूंगा आपको। तो तो नाटो वॉशिंगटन को आर्टिक को लेके ग्लोबल गेम्स खेलने हैं, हाँ, जिसमें डेनमार्क का कोई हल्का फुल्का योगदान होगा, उससे कहीं ज्यादा नहीं। तो दीज आर दी स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स। अब आप ऐसे अगर इतिहास में चले जाएं तो डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क की कोई बपौती नहीं है सर, ठीक है। दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग Greenland in 1721 through Danish Norwegian missionary called Hans Egde। और उन्होंने ये धीरे धीरे मिशनरीज ने उसको कॉलोनाइज करना शुरू किया, क्रिश्चियन मजहब वहां पे स्थापित किया, और फिर बाद में नॉर्वेजियन डैनिश जो ये था यूनियन, वो उसका अंत हुआ, और फिर पूरी तरह से वहां पर डेनमार्क का जो रूल जो है वो स्थापित हुआ। अब इसमें क्या है सर कि दर्शकों को बता दें कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हालात। वर्ल्ड वॉर टू में सर जब जर्मनी का कब्जा हुआ डेनमार्क के ऊपर में, तो ये इसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, ग्रीनलैंड को। इट वाज एन अनऑक्यूपाइड टेरिटरी, और जर्मनी ऑल्सो हैड नॉट मूव्ड इन टिल देन, ठीक है। और फिर उसके बाद से ये 1953 में जो ग्रीनलैंड जो था, इट बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेनमार्क पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो होम रूल 79 और 2009 में जो रेफरेंडम का जो प्रोविजन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी हालात ये है कि जो किंगडम ऑफ डेनमार्क जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड। बाकी पूरा उनका सेल्फ गवर्नेंस है। और वर्ल्ड वॉर टू और उसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी ने इन्वेड किया, जैसा मैं कह रहा था, तो ग्रीनलैंड जो था सामाजिक और आर्थिक रूप से, सोशली एंड इकोनॉमिकली, दे वर क्लोजर टू यूएसए देन डेनमार्क। व्हाई इट हैपेंड? सी 1940 Germany invaded Denmark. Denmark fell. Greenland remained an unoccupied territory. और उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसको यूके और जो कनाडा है उसको कहीं वो मतलब अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। एंड इस दौरान जब ये अनऑक्यूपाइड टेरिटरी था, एंड देयर वाज द डेंजर लर्किंग ऑफ यूके और कनाडा ऑक्यूपाइंग दिस ह्यूज टेरिटरी, between 41 and 45 the US created extensive facilities like radio beacons, radio station, ports, depots, artillery posts, search and rescue missions। और यूएस जो कोस्ट गार्ड ने सिविलियन रीसप्लाई का उन्होंने बेड़ा उठा ऑन बोथ कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। तो यूएस डिड नॉट वांट एनी थर्ड पार्टी इन दिस एरिया। तो अभी क्या है सर कि उस समय व्हाई डिड द यूएस मूव इन? द यूएस मूव्ड इन because of the fear of outside the Germans occupying it, or even UK or Canada applying it. And so Greenland was caught between US and Germany, and today Greenland is caught between US and Russia.
And Europe in the middle, sir. So uh, uh, you can say, and why this has happened? Because ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्टिक जो है वो मिलिटराइज हो रहा है। और जैसा कि ट्रम्प बोलता है कि बहुत there are a lot of intense activity by the Chinese and the Russians in the region. अब होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट as I told you, this huge land, island land mass. Uh, in April 41, Roosevelt declared a U.S. neutrality zone in this region, and this neutrality zone was extended to Greenland. And then the U.S. started patrolling the Western Atlantic. So, they said that this zone, I'm not, the Americans initially had not come into the war. They said this is a neutral zone which impacts our security. So please don't come into this region, right? And this was a kind of, threshold war, you can say, below the threshold war between the Germans and the US. Not direct conflict, but just below that level. तो ये क्या था सर कि उस समय भी ये जो ये ग्रीनलैंड गैप जो बोलते हैं, इफ यू लुक एट द मैप फ्रॉम between Greenland and Europe, now there is no, the aircraft could not go in one could not go in a one single run from the west coast of Europe to United States of America. तो वो एक गैप आ जाता था बीच में, which is called the Greenland Gap. So that was a kind of blind spot where reconnaissance surveillance could not be carried out, and air cover was not available, it was not possible. So the Germans made most exploited this situation. Their U-boats. U-boat war, Arctic war. ठीक है ना? Because वो कोई, that area was a gap. मतलब it was a blind gap, in terms of, as I said, about reconnaissance, surveillance, etc. 40-41. So that, yes, ठीक है. Then this was also very important. Greenland was also very important from the meteorological perspective. मौसम विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ग्रीनलैंड इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेस्टर्न यूरोप स्टॉर्म. जितनी बर्फीली हवाएं जो आती हैं वो सारी की सारी ग्रीनलैंड में ओरिजिनेट होती हैं, जो यूरोप की तरफ आती हैं. और अब के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी डी डे प्लान होता था या फ्लाइंग ऑपरेशंस प्लान होते थे, तो उसके लिए आपको तो मालूम है, या वहां मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां से मेट का इंफॉर्मेशन, अर्ली वार्निंग, मेट्रोलॉजिकल अर्ली वार्निंग बहुत जरूरी था. तो ये कुछ लोग थे वहां पर, हुए ब्रेविंग दोज कंडीशंस, दोज conditions in Arctic, harsh conditions. So harsh and unforgiving, I would say, conditions. Some people, some detachments braved it, and they were continuously passing this, information. But उसको भी बाद में सेंसर करने लगे ये जर्मन्स जो थे. तो ये देखिए क्या है कि ट्रम्प, जो मैं सवाल पूछ रहा था कि ट्रम्प आखिर ग्रीनलैंड को क्यों पीछे. सो एज आई सेड, ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका, आर्टिक और नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है. एज आई सेड, ये ग्रीनलैंड, वो वाला जो गैप का मैंने बात किया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके वाला गैप का हिस्सा है. इट्स अ नेटो टेरिटरी.
और सबसे ट्रिकी सिचुएशन मैंने बताया यह है कि यूएस भी नाटो का हिस्सा है, उसका तो मुखिया ही है एक तरह से। विदाउट यूएस यू कैन नॉट इमेजिन नाटो। डेनमार्क भी नाटो का हिस्सा है, ठीक है। यूएस को बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो इट इज आइडियल एज फार एज द आर्टिक इज कंसर्न, it is ideal for deployment of ballistic missiles and EW, early warning elements there. uh, and जो ये GIUK है, ये जो this line, the sea, the waters between Greenland, Iceland, and the Americans have declared their intention to place their early warning systems, radars, etc. Surveillance means in this GIUK gap. तो ये है जो अगर आप नक्शा देखें तो ये GIUK जो वाटर्स है, दैट इज गेटवे फॉर रशियन एंड चाइनीज वेसल्स। दूसरा, जो 25 ऑफ द 34 मिनरल्स जिसको कि यूरोपियन यूनियन ने क्रिटिकल डिक्लेयर किया है, वो वो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ग्रीनलैंड। रशियन डोमिनेंस तो है ही। आप अभी आर्टिक से मुमांस से लेके ब्लडी वॉस्टॉक तक, जिसको नदन सी रूट भी कहते हैं। और ट्रंप का जो ये कहना है कि दैट एरिया इज टीमिंग विथ रशियन एंड चाइनीज हॉस्टाइल वेसल्स, वो थोड़ा कुछ ज्यादा एग्जैजरेशन है, क्योंकि मतलब द वर्ड ही हैज यूज्ड इज स्वॉर्म्ड। तो ऐसा कोई स्वॉर्मिंग ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो वेसल ट्रेनिंग ट्रैकिंग डाटा है और मैरीटाइम डाटा है, दैट डजंट बेयर दिस आउट, ये जो क्लेम में है। बट एट द सेम टाइम आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि इस आर्किटिक के लिए स्क्रैम्बल है, होड़ है, जरूर है होड़, पिघल रहा है, क्योंकि द आइस इज मेल्टिंग। और आपको तो मालूम है रशियंस के पास वो न्यूक्लियर आइस कटर्स भी हैं। तो ये एक शिपिंग लेन एक खुल चुका है। और इस होड़ में यूएस भी है, कनाडा भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, और इसमें भी लेटेस्ट एंट्री भारत का हुआ है। अब दर्शक पूछेंगे कि भारत का कैसे हुआ, तो हमने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, रेलॉस, हमने रशिया के साथ हमने साइन किया है, जिसके मुताबिक हम उनके जहाजों को हम बर्दिंग, रिपेयर, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज देंगे। दैट मीन्स वी हैव प्रोवाइडेड देम एक्सेस टू द इंडियन ओशन। इन टर्न रशिया हैज गिवन अस एक्सेस टू द आर्टिक। नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी मार्च में कहा 2025 में, and he says Russia has never threatened anyone in Arctic, but we will closely follow the developments and mount an appropriate response by increasing our military capability and modernization. And then Putin said that he believes that Trump is serious about taking Greenland and he is not going to let it go. दर्शकों को थोड़ा हिंदी में बता दें। रशिया ने कहा कि हम किसी के लिए खतरा नहीं, हम किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन हम बदलाव इस रीजन में, मतलब आर्टिक रीजन में, हर बदलाव पर बारीकी से निगरानी हम रखे हुए हैं। हम उपयुक्त प्रतिक्रिया देंगे, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाएंगे और अप्रोप्रिएट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और हमारा यह मानना है कि ट्रंप जो है
वो ग्रीनलैंड को लेकर बहुत सीरियस है। अब है क्या सर कि ये वो तो इंटरेस्टेड है, अदर प्लेयर इज कनाडा। दिसंबर 2024 में कनाडा में भी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला, नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है ना। तो अ, उन्होंने कहा है कि भाई अपना मिलिट्री, दे हैव chalked out their own military and diplomatic plans, you know. At least they have declared their intention. Uh, Russia and China both together, they are developing this, Arctic shipping route so that, oil from Russia reaches China through this Arctic shipping route. And, जो वेस्टर्न सैंक्शंस है और ये मलक्का डायलेमा है, यू ओवरकम दैट। अब हुआ क्या सर कि जब से ये यूक्रेन वॉर हुआ एंड सैंक्शंस लगाया इसके ऊपर में, ये ठीक है, जैसे अभी हुआ कि आपको हम आपके ऑयल टैंकर्स को हम रोक देंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, हम जो धमकी इन्होंने दिया, बोला ठीक है हम इधर से ले जाएंगे। सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग द आर्टिक रूट। और आर्टिक रूट जब उन्होंने डेवलप किया है तो अब दर्शकों को ये है कि नक्शे के बजाय आप ग्लोब में उसको देख लें, so you'll get the color. It's a very short route actually from the Arctic regions of the northern coast of Russia to China and maybe even India and also India. तो आप कहाँ कहाँ मतलब यू है बाईपास दो सैंक्शन वैंक्शन सब अपने से गया तेल लगाने, अब नया थ्रेट ये हो गया। तो अगर आप ईस्टवर्ड मूवमेंट्स कर सकते हो चाइना की तरफ, तो उनका कहना है कि भैया हम वेस्टवर्ड्स भी करेंगे। वेस्टवर्ड्स अगर ये आर्टिक से इनका वो हुआ रशियंस का चाइनीज का, सो इट पोजेज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूएस एंड द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूरोप। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है विच हैज चेंज द एंटायर डायनेमिक्स, the geopolitical dynamics, global geopolitical dynamics. The focus has suddenly shifted to the Arctic region, not only in terms of trade from the northern coast of Russia to the Asian countries, but also, as I said, towards the east. So that is why when जो ये scramble हो रहा है और this time and again that Trump is talking about sometimes buying, sometimes annexing, उसको इस backdrop में इसको देखने की जरूरत है। अब है क्या कि अब पहले से कहीं ज्यादा जो आर्टिक आर्टिक सी है और जो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ रशिया है, इट इज मच इजियर टू नेविगेट नाउ because of his as I say because the climate change, or Russia is in the main investing a lot in increasing the trade through this route, because there are 14 or 15 ports all along there, on the northern coast of the Arctic, as I said, from Murmansk to Vladivostok, ठीक है ना, जिनका इनके पास कंट्रोल है, एंड देन दे हैव दिस न्यूक्लियर आइस कटर्स एटसेट्रा। तो जिसको इसको नदन सी रूट का डेजिग्नेशन दिया गया है, इट्स कॉल्ड द नदन सी रूट। तो ये लेसन क्या है आदि, लेसन क्या है कि तुम एक तरफ बंद करोगे दूसरा विकल्प खुलेगा। तुमने यूक्रेन को लेके जो सैंक्शंस लगाए, तो इसका दूसरा विकल्प उन्होंने निकाल लिया। अब चाइनीज का एक्टिविटी क्या है सर कि दे आर ऑल्सो प्रोबिंग द रीजन, और कोई 10 साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजे हैं इन्होंने आर्टिक में, और इनके रिसर्च वेसल्स और सर्वे
काफी वैसे मतलब जाते आते रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं उस एरिया का। इंटरेस्टिंगली आपको एक बता दूं, देर इज अ प्लेस कॉल्ड बजे नोवस्का स्विटा. This is in Western Siberia, and it is estimated that the largest shale oil deposits are here. Hmm? Bazenovoska Svita, Western Siberia. Uh, the US oil companies have shown interest in extracting this oil in Russia. This may sound, very contradictory, but when this is a fact. And why? Because they fear that Russians don't have the technology, for this extraction of shale oil. So the American companies or the U.S. Authorities, they feel that if they don't take the lead initiative, well, probably the Chinese may step in there. And then, तो इसीलिए आप जो पुतिन का जो आप एक मेलोड कमेंट्स कहें या डाइल्यूटेड कमेंट्स देख रहे हैं आप, वो काफी सारी चीजें हैं. It's not a simple binary relationship. There are a lot of complexities. In Alaska, they did not talk only about weather. Lot of negotiations may have taken place, regarding many things. Trump also wants a way out of Ukraine. Trump also wants to reclaim his backyard. So what has happened in Venezuela? And the Russians have their own stakes. तो पर्दे के पीछे क्या होता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम. अब ये जो कुछ यूरोपियन लीडर्स हैं, जैसे इमानुएल मैक्रोन, जर्मनी का फ्रेडरिक मर्ज और यूके का किट स्टामर, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मिनरल रिच आर्टिक आइलैंड्स बिलोंग टू इट्स पीपल. It is for Denmark and Ireland, and for them to decide the matters concerning Denmark and Greenland. तो अब ये तो बोल रहे हैं, but the fact of the matter is that are they really capable individually, any of these countries, as a single entity to to influence this global game in any meaningful way? बिना यूएस के क्या उसको इस ग्लोबल गेम, आर्टिक में ग्लोबल गेम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ये बार बार तो धमकाते हैं कि यूक्रेन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद जब व्हेन इट रियली कम्स टू पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड, तो उसके बाद इनकी इनकी हालत खराब हो जाती है. ये समझता है इस चीज को. ट्रम्प अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल. तो डेनमार्क के किए पीएम ने कहा, मेटे क्या नाम है, फ्रेडरिक्सन, कि अगर यूएस ने ग्रीनलैंड पर कोशिश की तो वह नाटो अलायंस का अंत होगा. फिर उसने कहा कि जो ये सुरक्षा व्यवस्था, कहा कि ये सब चीज का अंत होगा, जो सुरक्षा व्यवस्था जो वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी, उसका भी अंत होगा. तो ये अभी यहाँ पे ग्रीनलैंड को लेके ये हालात हैं. The geopolitical focus at the moment is on Arctic, and some give and take has taken place. I mean, I suspect so कि कोई give and take हुआ है कि भैया उधर जो है जो यूएस का जो बैकएंड है लैटिन अमेरिका में, वहां पर आप हमको दे दो, आपको हम इधर कुछ करेंगे, दैट काइंड ऑफ सम अरेंजमेंट
seems to have taken place because of muted response by the Russian. Yesterday I was reading the Moscow Times. तो उसमें वो कहता है कि नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं, थोड़ा सा हमारा रेपुटेशन में कमी आया, बट हमको वेनेजुला से हमको कोई खास हमको नुकसान नहीं हुआ. एंड कल आपसे मैंने वो बात किया था आदि कि वो जो 12 जहाज कह रहे हैं कि ये बाल्टिक, ब्लैक सी और आर्टिक में इन्होंने कैप्चर किया है, वो तो उसकी पुष्टि नहीं हो सकी. इवन फ्रॉम माय अदर सोर्सेज इन रशिया वो नहीं कंफर्म हुआ है. बट एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ये रशियन प्रेस इज रिपोर्टिंग कि जो इनके 2 बंदे जो थे उसमें वो शिप में विच वाज इम्पाउंडेड बाय द अमेरिकन, वो क्रू मेंबर्स को उन्होंने छोड़ दिया है रशियंस को. दैट मीन्स सम क्विड प्रो क्यो हैज टेकन प्लेस. तो ये है, आप देखिए स्टेक्स अमेरिका के लिए ये है. अगर वो आर्टिक नहीं लेता है, देन हु क्रिएट्स दैट डिफेंसिव लाइन? Who creates NATO as a body? The defensive line I'm talking about, ये GI UK, वो डिफेंसिव लाइन कौन क्रिएट करता है? सच ए ह्यूज लैंड मास, वहां पर बेसिस कौन बनाएगा? किसका सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है इसमें? अमेरिकन का करता है. इफ अमेरिकन आर थ्रेटेंड देन NATO इज एज इट इज अनरावेल्ड. सो दीज आर द कैलकुलेशंस. मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया जो बातें मैंने आपको बताई है संक्षिप्त में, आप उस पर एक नक्शा निकालें और नक्शे पर बैठ के थोड़ा पॉन्डर करें और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. और जो इंपेरेटिव्स वर्ल्ड वॉर 2 के समय में था, वो इंपेरेटिव्स इतना ही बदला है कि ठीक है, एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेटिंग रेंज है, रेडियस ऑफ एक्शन है, वो ज्यादा हो चुका है एटसेट्रा, बट मोस्ट थिंग्स रिमेन सेम. और उस समय भी वर्ल्ड वॉर 2 में इनके किसी के बस की बात नहीं थी ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करना. इट वाज ओनली द अमेरिकन हु डिड इट. और आज भी इनको इंडिविजुअली इनकी कुवत नहीं है इसको प्रोटेक्ट करने का. और हमारे लिए कहीं कि भारत का क्या है, भारत के लिए सबसे अच्छा हुआ है कि जो वी ऑल्सो हैव बीन प्रोवाइडेड, जो मैंने कहा, एक्सेस, हमारी नेवी की पहुंच आर्टिक तक हो जाएगी. India's navy has, this agreement makes India's navy truly a global navy. Blue water navy है sir. And a major maritime player in the world. तो मैं अपने बात यहीं समाप्त करता हूं. इसके अंदर एक ही चीज है सर, यूरोप कैसे रिएक्ट करेगा अगर अमेरिका कुछ करता है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ एक इट्स कॉल्ड द सेव एग्रीमेंट वो करना चाहते हैं ग्रीनलैंड के साथ कि भैया हमको आप लोग अंदर दीजिए. यूरोप कैसे रिएक्ट करेगा? बिकॉज यूरोप में भी कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम अमेरिका के बेसिस ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे. नहीं, वो तो कहने की बात, इनके पास कल कुछ नहीं. जॉर्जिया मेलोनी बोलती है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, रन ओवर मैकडॉनल्ड्स? No, you are not supposed to do anything. But what my guess is that what will happen is that some via media will be found out. Like they may take Greenland on 100 years lease or something, from Denmark. That is a possibility. Military action तो नहीं करेंगे because उसके repercussions बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है उनके. और हाँ, repercussions बहुत ज्यादा है. और दूसरा है कि आप तो मालूम है कि अगर एक ऑप्शन तो है रेफरेंडम का, तो ये खरीद लेंगे उनको. 56,000 पॉपुलेशन को खरीदने में क्या प्रॉब्लम? ये भी एक ऑप्शन है. बट दे नीड इट वेरी बैडली, लेट मी टेल यू दिस.
एंड ही हैज रियलाइज नाउ दैट यार ये यूक्रेन का मतलब वो यार इट इज लाइक जियो पॉलिटिक्स क्या है सर? जियो पॉलिटिक्स वो आप देखो ना, आप सपोज ये जो ग्लोब जो है उसको एक आप बलून के मटेरियल का आप वो कर लो, ठीक है? आप एक जगह दबाओगे तो वो दूसरी तरफ, ठीक है ना, बल्ज करेगा। वही हुआ है इस इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वॉच, क्योंकि यहाँ से जो एस्केलेशन है बिटवीन ऑल दिस इज गेटिंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग काफी हद तक। और जिस तरह से पुतिन इस टाइम पे यूक्रेन यूक्रेन को ठोक रहे हैं, और दूसरा वेरी क्या है सर कि देखिए, एक चीज मैं और जोड़ दूं इसमें, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चलो मैंने बताया ना 25 आउट ऑफ 34 मिनरल्स जो कि क्रिटिकल एनालाइज की, प्लस इट हैज गॉट वर्ल्ड्स 10% फ्रेश वाटर। तो वो भी एक बहुत बड़ी अहमियत वाली बात। अच्छा मान लो आप ग्रीनलैंड का मैंने आपको बताया कि मतलब बहुत मैसिव डायमेंशंस, थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकते हैं इंडिविजुअली यूरोपियन कंट्रीज, बट एज अ होल इट इज मच मच बियॉन्ड द कैपेबिलिटी। और फॉरगेट कि उस पूरे आर्टिक रीजन को ये कुछ वहां पे ये योगदान दे सकते हैं अपना, वहां के मतलब दे कैन नॉट बी इन चार्ज ऑफ द in charge of the strategic affairs of that entire region. इंटरेस्टिंग। So, जी बिकॉज लेट्स सी व्हाट हाउ दिस एक्चुअली ओपन्स अप। सर थैंक यू सो मच सर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए एंड आपके समय के लिए। लेट्स सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम रहेगा। आई थिंक द ग्लोबल ऑर्डर इज एज इट इज शिफ्टिंग, और जिस तरह से शिफ्ट कर रहा है धीरे-धीरे करके, ये जो ऑक्यूपेशंस एंड ये सब चीज़ें आर बैक इन वोग, मैप्स चेंज आर बैक इन वोग, सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। ऑडियंस, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। नमस्कार सर।